नमस्कार दोस्तों। जैसे ही हम हमेशा बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में, वैसे ही हमने अभी एक इस कंपनी का लिस्ट लिया जिसका नाम है जेएम फाइनेंसिस। इसके बारे में जानने के प्रयास करेंगे। पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस बिजनेस मॉडल्स क्या निकल के आती है। साथ में देखेंगे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कंपनी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी क्या स्टॉक प्राइस निकल के आती है और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ बड़ी मूवमेंटल हुई है या साथ में देखेंगे इसकी स्टॉक में जो फिलहाल रिएक्शन देखने को मिला है, अर्थात थोड़ी सी जो कि गिरावट थी फिर चढ़ती है, इसका एवरेज वैल्यू के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है मार्केट में, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले जानेंगे इस कंपनी के बारे में, जेएम फाइनेंशियल के बारे में, जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल सर्विस के अंदर केवल और केवल आपको लोन नहीं देती है। इनके पास जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है वो ढेर सारा लिस्ट ऑफ कंपनी है जो कि अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनकी ग्रुप कंपनी की लिस्ट में ढेर सारा कंपनीज की लिस्ट आती है। इसमें देखा जाए तो पहले हम जानेंगे इसके बारे में, ग्रुप कंपनी के बारे में। तो कहती है जो जीएम फाइनेंशियल इज इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप ऑफरिंग द वाइड रेंज ऑफ द सर्विस इन द सिग्निफिकेंट। और ये कोई जो कि आजकल नया ट्रेंड चलता है, जो कि जहाँ पे सारी चीज़ एक ही जगह अवेलेबल हो, चाहे लोन्स हो या आपको इक्विटी फंड्स की बात हो, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड रिटेल इन्वेस्टर, इनके बेसिकली इन पे ऊपर काम करती है। साथ में देखा है तो कहती है कंपनी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम काम करते हैं ग्रुप के हिसाब से। तो कहती है इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सबसे पहला काम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेल्स, ट्रेडिंग, रिसर्च एंड बैंकिंग, प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट वेल्थ मैनेजमेंट, अर्थात ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस प्रोवाइड करती है। इक्विटी ब्रोकिंग, ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट मतलब कॉमोडिटी ब्रोकिंग एक्सेट्रा। एनबीसी, एनबीएफसी अर्थात ये होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे लोन हो, होम लोन्स हो, अलग अलग तरह की लोन्स होती है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। बिजनेस इज इंडिपेंडेंट इन द इटसेल्फ इन द ग्रुप्स बिहाफ, मतलब ग्रुप्स और साथ में इनकी जो ग्रुप्स हैं, कंपनी और कंपनी के ग्रुप्स सब मिलके इसी काम में लगे हुए हैं, जिसके लिए अलग अलग कंपनी इन्होंने बना रखी है। उनकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके पास। लिस्ट की बात करें तो इनके पास सबसे पहला कंपनी निकल के आती है जो कि जेएम फाइनेंशियल, जो कि लिस्टेड है मार्केट के अंदर। दूसरा देखा जाए तो दूसरा कंपनी उसकी जिसको जो कि फ्लैगशिप की बात करें तो लिस्टेड कंपनी की फ्लैगशिप में यही नाम जेएम फाइनेंशियल्स का ही नाम चलता है। इसके अंदर जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स और बाकी सारी चीज़ों जो बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, उसमें जेएम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जेएम इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सिक्योरिटी लिमिटेड, कम्युनिटी बेसिकली कमोडिटी ट्रेड्स लिमिटेड है, प्रोडक्ट लिमिटेड, क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एसेट्स रिस्ट्रक्चर्स कंपनी है, होम लोन प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी काम हैं बैंकिंग सेक्टर से या फिर फाइनेंशियल सर्विस, एसेट्स मैनेजमेंट सर्विस, ट्रस्टी कंपनी, प्रॉपर्टीज एंड होल्डिंग लिमिटेड करती है। साथ में देखें तो रिटेल स्मॉल्स का काम करती है सीआर। जीएम फाइनेंशियल ओवरसीज होल्डिंग मतलब बाहर से भी पैसे लेकर काम करती है। साथ में इनकी कंपनी एक देखने को आती है सिंगापुर में कंपनी काम काज करती है, जहाँ से वहाँ से कुछ फंडिंग वगैरह लेके आती होगी जो कि इंडियन मार्केट में लगाती है। साथ में देखा जाए तो सिक्योरिटीज आईएनसी एक कंपनी है जिनकी शायद किसी और कंट्री में इनकी कंपनी है, जो कि सिक्योरिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ द डेलीवेयर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में इनकी कंपनी है। अर्थात ये ओवरऑल हर जगह पे कामकाज करती नजर आ रही है। दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे, इसके स्टॉक प्राइस के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और दिस इज कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट से हम फंडामेंटल्स लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसी क्रम की बातें करते हैं। पहले चलते हैं इस कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी कुछ कहती है कि नहीं कहती। तो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो तो पता चल गया उसके वहाँ से। अब यहाँ पे बातें करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अभी बातें करेंगे बुक वैल्यू से। अब देखिए इस कंपनी की बुक वैल्यू निकल के आती है 88 रुपये का, और करेंट प्राइस कितने का है, 83 रुपये का। अर्थात ये बुक वैल्यू के आसपास कामकाज करती नजर आ रही है फिलहाल। जबकि इसका मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप कई बार हमने देखा है कि लोग इसको अपनी अच्छा खासा, तो मार्केट कैप कैलकुलेशन का एक ही मेथड होता है, नंबर ऑफ शेयर और से करंट प्राइस को इंटू करते हैं सिंपल स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो उसको मार्केट कैप निकल के आ जाती है। साथ में देखो आर का जो निकल के आता है 10 पॉइंट्स का आसपास, आर निकल के आता है 0.80, अर्थात कुछ है नहीं। डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनी रही है, और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये की फेस वैल्यू। अब हम स्टॉक
बीएससी की तरफ चलते हैं और बीएससी में क्या निकल के आती है। हम इसको थोड़ा सा वाइडली लेते हैं और जो जो जी हमने पार्ट ले लिया उसको छोड़ के आगे चलते हैं, सिविल चार्ट के पार्ट में चलते हैं। उससे पहले देखें तो बीएससी के 500 पकड़ के अंदर आती है और होल्डिंग जो कंपनी है बेसिकली होल्डिंग कंपनी है इसकी। क्या कह सकते हैं, होल्डिंग के बाद इसके जो काम काज है ना वो सब सब्सिडरी कंपनी करती है, खुद नहीं करती, सब्सिडरी कंपनी इसकी काम काज करती है। अब एक साल की चार्ट को हम सामने रखते हैं, एक साल के चार्ट में क्या निकल के आती है। एक साल के चार्ट में ये निकल के आती है, ये फिलहाल जो देखने को आती थी ये आसपास मुझे लगता है एवरेज वैल्यू के आसपास कामकाज करती नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा नीचे लिया हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं बेसिकली कर्सल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसको मैच करती हुई आगे निकलती है और यहाँ पे देखा जाए अभी यहाँ पे एवरेज आसपास नहीं निकली है, लेकिन ये जो प्राइस थी यहाँ पे एवरेज प्राइस आके निकल चुकी है। अर्थात यहाँ पे एक मौका था जो कि मौका लोगों ने अच्छा खासा बनाया है। अब इसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जो कि ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। ट्रेंडिंग में ये दर्शाती है अभी इसका जो वैल्यूम निकल के आती है वो निकल के आती है इसके पास पास। अब यहाँ पे देखा जाए इसके बाद देखें तो इसका जो वैल्यूएशन निकल के आती है इसके पास जहाँ पे टच करती नजर आती है। फिलहाल ये नजर आती है जिसके आसपास ये टच करेगी उसके बाद जंप करने के लिए रेडी होने की तैयारी करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या है, जब भी मार्केट में स्टेबिलिटी बनाई है स्टॉक पे देखिए, जब भी मार्केट की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक में जब भी स्टेबिलिटी बनी है ना मार्केट हमेशा हमेशा ही ऊपर ही उठा है। यहाँ पे ऐसे नहीं नजर आता और यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर नहीं गया, फिर थोड़ी सी गिरावट थी। अब चलते हैं ट्रेंडिंग में, केवल हम एक महीने के ट्रेंडिंग लेते हैं तो एक महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। एक महीने ट्रेंडिंग पता है आपको, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी, उसके बाद फिलहाल देखने को मिला एक महीने की ट्रेंडिंग में अच्छा खासा ये जंप करता नजर आ रहा है, जो कि इसको एवरेज प्राइस आसपास कहीं नजर नहीं आता, जो कि यह आसपास इसके आसपास आके पहुंच चुका है फिलहाल। चलते हैं आगे जहाँ पे फंडामेंटली हाईलाइट की देखें जो लेटेस्ट अपडेट में कंपनी ने क्या अपडेट दिया, जहाँ पे कंपनी ने कहा है 14 तारीख को, देखिए आज का अपडेट है इसमें, जो कि अलॉटमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के हिसाब से स्टॉक ऑप्शन के हिसाब से शेयर्स इशू किया है अपने एम्प्लॉय के लिए, अलॉटमेंट कर दिया है। उससे क्या फर्क पड़ेगा उससे देखते हैं आगे क्या निकलता है, मार्केट का रिएक्शंस क्या निकलता है। चलते कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ, जहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है और 24 तक के डिविडेंड की पार्ट की बात करें तो इसमें करीब करीब 2 रुपये का डिविडेंड पे किया है। उसका फेस वैल्यू भी शायद 2 रुपये था ना, शायद 1 रुपये का फेस वैल्यू था। दोबारा चलें फेस वैल्यू की तरफ, तो फेस वैल्यू कितना का था इसका, फेस वैल्यू था 1 रुपये का, अर्थात ये 200% का आपको डिविडेंड पे करती है। तो ये एक यहाँ पे अमाउंट तो थोड़ा कम लगता है लेकिन परसेंटेज ज़्यादा लगती है। चलते हैं आगे और इसमें रिजल्ट की पार्ट को देखो, रिजल्ट की एक पार्ट में कंपेयर करके देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पे डाउन शेयर देखने को मिला, जबकि यहाँ पे अच्छा खासा डाउन शेयर देखने को मिला है। अर्थात नेट प्रॉफिट पार्ट में इस कंपनी खुद की जो बिजनेस करती है उसमें उनको काफ़ी डाउनग्रेड देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे बात कहता हूँ हमेशा, बट विदाउट कंसोलिडेटेड डेटा इसको नहीं समझना चाहिए कि इस कंपनी का ये नुकसान है या फायदा है, क्योंकि जब तक कंपनी के आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपके हाथ नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कंपनी क्या कर रही है। इसी क्रम की बात करते हैं, अब चलते हैं क्वार्टरली डेटा की वजह से, क्वार्टरली कंपेयर करके एक बार चलते हैं। क्वार्टरली में देखने को आया कि 1261 करोड़ का आसपास निकल के आता, अर्थात ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा को हम कंपेयर करके देखें तो अभी क्या निकल के आता है, सबसे टॉप पे नजर आता है। अब दोनों को कंपेयर करके देखिए, मैं यहाँ की और यहाँ के डेटा को कंपेयर करता हूँ। यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था, डाउन शेयर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल क्या हो रही है, ये तो खुद का बिजनेस का एक्टिविटी था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1261 करोड़ अर्थात टॉप लेवल पे कामकाज करती नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में करीब 681 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट 674 करोड़ का नुकसान है। अब यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहता हूँ, अब कई बार चीज़ों को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, आखिर चल क्या रहा है, होता क्या है। अब यहाँ पे कंपनी टॉप ऑफ द ईयर क्या कर रही है, कामकाज कर रही है, सेल्स के हिसाब से अच्छा खासा इंसेंटिव मिला होगा जो भी होंगे। चलते हैं आगे और नेट प्रॉफिट के पार्ट को देखें, जैसे नेट प्रॉफिट की चर्चा करेंगे नेट प्रॉफिट पे आके लुटिया डूब जाती है। लुटिया डूबने मतलब ये कहता हूँ, यदि इतनी सारी इनके पास रेवेन्यू आई इस सेक्टर से, रेवेन्यू के साथ पे 74 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ, इस नुकसान का रीजन क्या है। नुकसान के लिए चलते हैं अदर इनकम साइड में।
जहाँ पे नुकसान की साइड अब दिख रही है। उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल आइटम हमारे पास था जो कि इससे पहले कभी नहीं था, लेकिन क्या हुआ, मेरा यहाँ पे 847 करोड़ का नुकसान होता है अदर इनकम को नॉर्मल हटाने के बाद। अर्थात यहाँ पे 847 करोड़ का सीधा सीधा घाटा कंपनी को लग गया। अब क्या आइटम्स थी, कुछ ऐसा मेजर्स था या माइनर था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके हम बैलेंस शीट को एक बार कंप्लीटली चेकअप करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं ईयरली डेटा के बेसिस पे, और ईयरली डेटा के बेसिस पे नज़र आती है जो इसका जो सेल्स रहा, सेल्स इंसेंटिव मिला होगा अच्छा खासा, वो मिलता है 4761 करोड़ का। और इससे पहले देखो तो करीब इतना कभी टॉप नहीं रहा, अर्थात इसको फर्स्ट ऑफ द ईयर कह सकते हैं। चलते हैं आगे। इसके बेसिस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58% का, इसी बिजनेस में 58% का हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट हो रहा है केवल 31 करोड़ का। अर्थात जो कंपनी अच्छी खासी चलती बोलती नजर आ रही थी 700-900 करोड़ के आसपास का, वहां पे एक 847 करोड़ का क्या हुआ, एक एक मुट्ठा नुकसान होता है, और नुकसान की वजह से केवल और केवल 31 करोड़ का प्रॉफिट बचता है। और जो मार्केट रिएक्ट किया है वो कब किया है वो जरा समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ, क्योंकि यहीं से एक कंपेरेटिव डेटा निकल के आती है, जो क्या मार्केट रिएक्शन जो हुआ था रिजल्ट से पहले हुआ, रिजल्ट के बाद हुआ। अब इसकी रिजल्ट की चर्चा इसलिए करते हैं कि रिजल्ट इसका कब अपडेट आया था, इसके रिजल्ट की डेट को हम जरा फाइंड आउट करें तो हमें निकलता है। इसकी डेट की तरफ देखें तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हमारे पास अर्निंग कॉल ट्रांजेक्शन 31/5 के आसपास निकल के आती थी, एनुअल सेक्रेटरी कंप्लेंस दिया था उसके। चलते हैं इसको समझते हैं जरा क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं। और चार्ट में देखा है तो हमें मार्च अप्रैल में रिजल्ट आया होगा, मैं मान लेता हूँ ये जून में आया होगा, अप्रैल में रिजल्ट आना चाहिए था इसको। और ये मार्केट गिरा कब, मार्केट गिरा है 7 फरवरी के बाद, 7 फरवरी के मार्च गिरा है। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिजल्ट से पहले वाला मोशन था। फिलहाल का मोशन यदि इस सिचुएशन में देखा जाए तो अभी इसका रिजल्ट कब आना चाहिए था, अप्रैल में या मई में। मैं इसको फिलहाल मान लेता हूँ आसपास के आसपास, आसपास का अर्थात मैं मान लेता हूँ उसको कब का, मार्च के बाद मान लेता हूँ मई में, अप्रैल में। तो यहाँ पे कोई मोमेंटल नहीं आया, यहाँ पे कोई भी आपको मोमेंटल उस तरह के देखने को नहीं मिली। लेकिन लेकिन क्या मोमेंटल देखने को मिली, ये पुराना पीरियड के अंदर। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ये मार्केट क्या लग रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ कामकाज करती नजर आ रही है, जबकि डिविडेंड का पार्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट की पुल बैक होने की उम्मीद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें क्या होगा, एवरेज वैल्यू आसपास निकल के आएगा यहाँ पे और इसको तोड़ने का प्रयास करेगा। नीचे जो इसका सपोर्टिंग के बाद करें, सपोर्ट इसके पास ढेर सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे लंबा चौड़ा सपोर्ट पड़ा हुआ है। इसके पीछे के सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट अच्छा खासा पड़ा हुआ है इनके पास। दोस्तों मैं कोई भी टेक्निकल इंटीग्रेट जो इंडिकेटर है ना उसका यूज नहीं करता हूँ, आप चाहो तो इसको यूज करना। यहाँ पे ढेर सारा मैं आपको वेबसाइट्स जो मैं यूज करता हूँ वो आप देख रहे होंगे, ये ट्रेड व्यू के से यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक लर्निंग पर्पज के लिए कहता हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर की पार्ट्स होती है। अब इंडिकेटर के पार्ट्स पे यदि आप एज ए बिगनर हो, लर्नर हो मार्केट को, तो आप इसमें जा सकते हो। अलग अलग टाइप के इंडिकेशन के चार्ट है, इंडिकेशन क्या कहती है नहीं कहती है वो आप इसके बेसिस पे आप इंडिकेशन लगा लगा के आप चेक कर सकते हो। मैं कोई भी इंडिकेशन नहीं लेता हूँ यहाँ पे, एक प्राइस मूवमेंट के हिसाब से मैं ट्रेंडिंग की बात करता हूँ, और ट्रेंडिंग में ही जो मैंने अभी तक देखा है उस हिसाब से मैं जो बताता हूँ वो हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वही हम आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने भी काफ़ी यूज किया है, लेकिन फिलहाल मैं ये कोई यूज नहीं करता हूँ। एक अमाउंट और चार्ट देखने के बाद ही पता चलता है आखिर क्या होता है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में। और हमने कहाँ पर थी अभी, रिसेंटली हम देख रहे थे इसका रिजल्ट की पार्ट को, जहाँ पे इसमें 31 करोड़ का ही प्रॉफिट आया था। लॉस का जो एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ था करीब 700-800 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे देखा जाए टोटल हिसाब से देखा जाए तो करीब 847 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस देखने को मिला था।
जिसका ये डाउन साइड था। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इसका यदि डेटा हमें अवेलेबल हो तो एक्सेप्शनल बाकी था क्या। अब हम आते हैं इसके पास जो कि इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स की बात करें, जहाँ पे पॉइंट्स में निकल के आती है। जो सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा हल्का दिखता है, एवरेज के हिसाब से कह सकता हूँ। यदि 3 साल में 14% होती है तो एक हिसाब से एवरेज ही है, क्योंकि अच्छा खासा होना चाहिए। इस सेक्टर में अच्छा खासा बुलिश हो चुका है। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट क्या है, डिक्लाइन करती है। स्टॉक प्राइस सी ए जी आर के हिसाब से देखूं तो ये बिल्कुल डिक्लाइन करती है। रिटर्न इक्विटी, ये सबकी डेटा जो ना हिस्टोरिकल डेटा होता है, इसलिए डिक्लाइन करते हैं। रिटर्न इक्विटी की बात है तो ये थोड़ा सा एवरेज लेता है, एवरेज के हिसाब से देखा है तो यहाँ और यहाँ मतलब दो इंडिकेटर यहाँ पे कहती है कि आपकी जो स्टॉक है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस करने वाली है, और जो हिस्टोरिकल डेटा कहती है वो कहती है परफॉर्मेंस नहीं किया। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखें तो क्या लगता है, परफॉर्मेंस करने वाला है नहीं करने वाला है। क्योंकि अभी का ट्रेंडिंग क्या कहता है स्टॉक में, अभी का ट्रेंडिंग कहता है जो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में एक स्थिरता आती है, इस स्टॉक में स्थिरता आती है तो वहां से मोमेंटल की चांस बनती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति, आप खरीदो या बेचो, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए। मेरे ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है। चलते हैं आगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं, जहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, क्योंकि यहाँ पार्ट्स ये तो छोड़ देते हैं, इस पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पब्लिक वाला पार्ट्स में कुछ सुपर इन्वेस्टर्स, कुछ अच्छे इन्वेस्टर जिसको कहते हैं हम कहते हैं जिसको डीआई कहते हैं। जो डीआई जहाँ भी इन्वेस्टेड है वहाँ पे अच्छे पोजीशंस के साथ इन्वेस्टेड है, और वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि हमसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनकी पैसा ज़्यादा लगी होती है, उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, उनका अलग अलग चीज़ों से पैसा आया, चाहे एस आई पी से आया हो या म्यूचुअल फंड से आया हो या फिर इंश्योरेंस बेच के आया हो। तो प्रमोटर हैंड होल्डिंग को छोड़ के जेएम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी को छोड़ दिया जाए तो इसमें एफआई की पोजीशन करीब 18%। तो यहाँ पे एफआई बड़ी पोजीशन में है, डीआई की पोजीशन हल्की है 8% के आसपास। और डीआई में कौन से ऐसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स निकल के आती है, दूसरा नाम निकल के आती है क्वांटम्स म्यूचुअल फंड्स का। बस दो ही नाम निकल के आता है, बाकी जो थे वो सब निकल चुके हैं यहाँ से। अब पब्लिक में 16% 17% की होल्डिंग बची, उस 17% में क्या निकल के आता है। एक कभी किसी टाइम में था विक्रम शंकर पंडित, फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अर्थात 17% में जो है ना वो 100%, 17% के 100% क्या है, 1% से कम के इन्वेस्टर्स पार्ट में बचे हुए हैं। इसमें एक चीज़ को और ध्यान रखे चलें, ध्यान ये रखना चलें जो उसका एवरेज प्राइस को हम दोबारा मोमेंटल देखें तो क्या निकल के आती है। एवरेज प्राइस को देखें क्योंकि एक इंडिकेटर के तौर पे आप भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है, एक महीने के ट्रेंडिंग की चर्चा करें। एक महीने के ट्रेंडिंग में यहाँ के थोड़ा सा सेटअप बनता नज़र आता है। ऐसे ही इसकी देखें, यदि हम 6 महीने की ट्रेंडिंग को, तो 6 महीने के ट्रेंडिंग में क्या निकल के आता है, 6 महीने के ट्रेंडिंग में निकल के आता है तो यहीं पे स्टॉक में क्या हुआ, मोमेंटल देखने को मिला। और यहाँ से हो सकता है जो अभी ऐसे इंडिकेटर क्या कह रही है, अभी झुकाव है। झुकाव का मतलब बिकवाली का प्रेशर था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ से एवरेज वैल्यू के आसपास आएगा, आ सकता है। एवरेज वैल्यू के पास जैसे आएगा ना, उसके यदि नीचे गया तो क्या होगा, तो फिर संकेत कुछ अलग देता है। और एवरेज वैल्यू के आसपास आती है तो फिर मौका देता है आगे मूवमेंट के लिए। इसके एनालिसिस की एक पार्ट, एक झलक यहाँ से देख रहे हैं तो निकल के आती है स्टॉक इज ट्रेडेड जो भी था परफेक्टली जो गुड क्वार्टर्स था रहा है, द हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। क्योंकि डिविडेंड पे तो शेयर की वैल्यूएशन तो ₹1, उसका फेस वैल्यू ₹1 का, डिविडेंड पे ऑलरेडी ज़्यादा ही होगा। इसके पीएस कंपनी में देखें तो बजाज फाइनेंस आता है, बजाज फिनसर्व होता है, जियो फाइनेंशियल्स, चोलामंस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, श्रीराम्स फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग्स है, HDFC एमसी, जेएम फाइनेंस, मतलब ये सबकी इसकी लिस्ट है। हम इसको अब लास्ट स्टेप चलते हैं एक पॉइंट्स को लेकर के, जहां ओवरऑल आज तक के मार्केट में जब से आसपास 10 साल, 5 साल, 3 साल में जब भी जिसने खरीदा एज ऑन डेट के हिसाब से देखा जाए तो एज ऑन डेट में स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। 10 साल में 105%, 5 साल में गिरावट, 3 साल में गिरावट,
2 साल में थोड़ी सी हल्की, 1 साल में एवरेज कुछ भी नहीं, 6 महीने में नहीं के मुताबिक गिरावट, और फिलहाल की बात करो, फिलहाल ये लग रहा है यहाँ से मोमेंटल देखने को मिला 3 महीने से। और 3 महीने की चार्ट भी क्या ऐसी एक्शन से करती है? तो 3 महीने की चार्ट यही एक्शन से कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि आप 3 महीने की चार्ट को देखेंगे कहाँ से, मार्च से। देखिए मार्च से मोमेंटल स्टार्ट हुआ, और जब गिरी थी, गिरने के बाद एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी एवरेज आसपास निकलती नजर आई। उसके बाद मार्केट क्या किया, इस तरह से जंप करता नजर आया। यदि मैं इसकी प्राइस को कंपेयर करके देखूँ तो हम बात कर रहे थे जेएम फाइनेंस के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।